Namaskar. The life of Swami Vivekanand by his Eastern and Western disciples. Part 2. Back to London. पार्ट 2 स्वामी जी की लंदन वापसी भाग 2 एपिसोड 1। पिछले भाग में हमने स्वामी जी की यूरोप यात्रा के अद्वितीय अनुभवों को सुना। एक घटना में जब वे स्विट्जरलैंड में टहल रहे थे, उनका अल्पेनस्टॉक गहरी दरार में फंस गया, जिससे वे खाई में गिरने से बाल बाल बचे। इसे उन्होंने ईश्वरीय कृपा कहा। इस अनुभव के बाद उन्होंने पर्वतीय गिरजाघर में वर्जिन मैरी के चरणों में फूल अर्पित करने का अनुरोध किया। प्रोफेसर डायसन से भी उनकी ऐतिहासिक मुलाकात हुई, जहां वेदांत पर उनके साथ गहरी चर्चा की गई, जिससे भारतीय अध्यात्म की पश्चिमी दुनिया में गहरी छाप पड़ी। इस भाग में हम सुनेंगे कि स्वामी जी इंग्लैंड लौटकर अपने मिशन को नए जोश से आगे बढ़ा रहे थे। लंदन में उन्होंने वेदांत के व्यावहारिक और दार्शनिक पहलुओं पर गहरे व्याख्यान दिए। एक महत्वपूर्ण घटना में उन्होंने माया और स्वतंत्रता विषय पर इतना प्रभावशाली व्याख्यान दिया कि श्रोता आत्मविभोर हो गए। प्रोफेसर डॉयसन और मैक्समूलर जैसे विद्वानों ने उनके विचारों की सराहना की। उन्होंने स्वामी अभेदानंद को प्रशिक्षण देकर भविष्य की जिम्मेवारी सौंपी। इसके अलावा उन्होंने भारतीय शिष्यों को पत्र लिखकर कार्यों का मार्गदर्शन किया और महिला मठ की स्थापना की योजना बनाई। निस्संदेह उनका उद्देश्य पश्चिम और भारत में वेदांत का प्रभावी प्रसार करना था। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी एक बार फिर इंग्लैंड की धरती पर लौट आए। उन्होंने कैप्टन और श्रीमती सेवियर के साथ लंदन के हैम्पस्टेड में उनके घर पर निवास किया, जबकि प्रोफेसर डॉयसन ने सेंट जॉन्स वुड, जो लंदन का ही एक हिस्सा है, अपने मित्रों के साथ रहने का फैसला किया। लगभग 2 महीने 19 जुलाई से 17 सितंबर की छुट्टी के बाद स्वामी जी का स्वास्थ्य काफी बेहतर हो गया था और वे अपने कार्य के अनुसार स्थितियों में फिर से ऊर्जा और उत्साह के साथ प्रगति लाने के लिए तैयार थे। हैम्पस्टेड में सेवियर परिवार के साथ कुछ दिन बिताने के बाद स्वामी जी रिजवे गार्डन्स के एयरली लॉज चले गए, जो मिस हेनरिएटा म्यूलर का निवास स्थान था, और वहीं से उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की। अपने प्रवास के पहले 2 हफ्तों में ही उन्होंने 2 ड्राइंग रूम व्याख्यान दिए। पहले व्याख्यान में श्री J.F. स्वान अध्यक्षता कर रहे थे और मुख्य रूप से समाज की महिलाओं से भरा हुआ श्रोताओं का कमरा खचाखच भरा हुआ था। स्वामी जी ने सभ्यता में वेदांत का योगदान विषय पर व्याख्यान दिया। यह व्याख्यान बहुत सफल रहा और इसके बाद विंबलडन में नियमित सोमवार दोपहर की कक्षाओं की शुरुआत हुई, जिनमें स्वामी जी ने निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के निर्देश दिए। राजयोग के सिद्धांतों और ध्यान के अभ्यासों को सिखाया। लंदन में स्वामी जी की सप्ताह के दिनों की कक्षाएं 8 अक्टूबर गुरुवार से फिर से शुरू हुई। अब ये कक्षाएं लंदन की प्रमुख सड़कों में से एक विक्टोरिया स्ट्रीट के नंबर 39 पर एक बड़े कमरे में आयोजित की जाती थी, जिसे जनता को भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए श्री स्टर्डी ने किराए पर लिया था। जैसा कि
पहले उल्लेख किया गया था, स्वामी जी की ग्रीष्मकालीन कक्षा के सदस्यों ने इस शरदकालीन स्थान के किराए के लिए योगदान दिया था। इस कमरे में लगभग 200 लोगों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था थी और एक छोटी पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध थी। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के आसपास स्वामी विवेकानंद, उनके भाई शिष्य स्वामी अभेदानंद, जो उनके तत्काल बुलावे पर भारत से अभी अभी आए थे, और जे गुडविन, जो अब अमेरिका से लौट चुके थे, और वेस्टमिंस्टर के 14 ग्रेकोट गार्डन्स के पास एक विशाल फ्लैट में स्थानांतरित हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि यह फ्लैट संभवतः श्री स्टर्डी ने उनके लिए लिया था, जैसा कि स्वामी जी के नवंबर 1899 के पत्र से संकेत मिलता है। स्वामी अभेदानंद लंदन में कार्य में सहायता करने के लिए आए थे और स्वामी विवेकानंद ने उन्हें उनके नए जीवन की जिम्मेदारियों का गहराई से एहसास कराने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। वे अपने युवा भाई शिष्य को दिन प्रतिदिन प्रशिक्षण देने लगे, क्योंकि वे वर्ष के अंत में भारत लौटने का विचार कर रहे थे। इसलिए वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि अपने पीछे ऐसा व्यक्ति छोड़ जाएं जो आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। इसी समय स्वामी विवेकानंद अपने भारतीय शिष्यों को लगातार पत्र लिखकर विभिन्न विषयों पर निर्देश दे रहे थे और उन्हें लंदन में अपने कार्य की प्रगति से अवगत करा रहे थे, जो तेजी से बढ़ रहा था। वे उत्साहित और आशान्वित थे और कहते थे कि यदि वेदांत के केवल 20 गंभीर और सक्षम प्रचारक हों, तो वे उतने ही वर्षों में पश्चिम को बदल सकते हैं। उन्होंने अपने पश्चिमी कार्य के भारतीय जनता पर पड़ने वाले प्रभाव की विशाल महत्ता को समझा। उन्होंने लिखा, भारत के बाहर दिया गया एक आघात भारत के भीतर दिए गए 1,00,000 आघातों के बराबर है। प्रोफेसर डायसन अक्सर स्वामी विवेकानंद से मिलने आते थे। वे स्वामी जी के साथ वेदांत के सिद्धांतों पर चर्चा करते और उनसे वेदांत विचारधारा के संपूर्ण ढांचे के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से समझ प्राप्त करते। जब स्वामी जी ने यह बताया कि वेदांत की तत्व मीमांसा को पूरी तरह से समझने में पश्चिमी मस्तिष्क के लिए कठिनाई इस बात में है कि पश्चिमी दार्शनिक भारतीय आदर्शवाद को अपने पूर्वाग्रह और पूर्व निर्धारित विचारों के दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रोफेसर इस बात से सहमत हुए। स्वामी जी के और निकट आने पर प्रोफेसर ने यह समझा कि भारतीय दार्शनिक प्रणालियों की आत्मा को समझने के लिए जैसे एक प्रकार से पश्चिमी दृष्टिकोण से मुक्त होना पड़ता है। ये प्रणालियां तर्क के ढांचों से अधिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साधन थी। लंदन में अपने प्रवास के दौरान प्रोफेसर डॉयसन ने 2 सप्ताह तक स्वामी जी से प्रतिदिन मुलाकात की। इसी समय ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर मैक्स मूलर भी स्वामी जी के साथ संवाद में थे। स्वामी जी ने 8 अक्टूबर को श्रीमती बुल को लिखे पत्र में लिखा, प्रोफेसर डॉयसन बहुत अच्छे मित्र हैं और प्रोफेसर मैक्स मूलर भी। वे हमारे आंदोलन में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। स्विट्जरलैंड से 6 अगस्त 1896 को स्वामी जी ने एक भारतीय शिष्य को लिखा, अगले महीने लंदन में मेरे लिए एक बड़ा कार्य प्रतीक्षा कर रहा है। और ऐसा ही हुआ। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में उनके कार्य की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि उन्होंने वेदांत के संदेश को इसके सबसे व्यावहारिक
और सर्वोच्च दार्शनिक पक्षों में प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद ने लंदन में अपनी कक्षाएं मंगलवार और गुरुवार की सुबह तथा बुधवार की शाम को आयोजित की। ये कक्षाएं मुख्यतः वेदांत के दार्शनिक पहलुओं, जिन्हें ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है, के विवेचन के लिए समर्पित थी। उन्होंने अपने व्याख्यानों की शुरुआत वेदांत के सबसे गूढ़ सिद्धांत माया के सिद्धांत की एक उत्कृष्ट व्याख्या से की। यह विषय न केवल पश्चिम के श्रेष्ठ संस्कृत विद्वानों के लिए चुनौतीपूर्ण था, बल्कि भारत के प्राचीन दार्शनिक भी इसे पूरी तरह से समझने में कठिनाई महसूस करते थे। वास्तव में लंदन में उनके सभी व्याख्यानों का केंद्रीय विषय माया की परिभाषा और व्याख्या था। उनकी सफलता का प्रमाण उनके व्याख्यानों से मिलता है, जैसे माया और भ्रम, माया और भगवान की अवधारणा का विकास, माया और स्वतंत्रता, सत्य और अभिव्यक्ति। इन व्याख्यानों में उन्होंने इस अत्यंत कठिन विषय को इतनी सरलता और गहराई से समझाया कि हर श्रोता प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इसके बाद दिए गए उनके व्याख्यानों में जैसे हर चीज में भगवान, साक्षात्कार, विविधता में एकता, आत्मा की स्वतंत्रता और प्रायोगिक वेदांत की 4 श्रृंखलाएं, स्वामी जी अद्वैत वेदांत के प्रकाश में पूर्ण रूप से डूबे हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने सिखाया कि अनंत सत्ता केवल एक है, सत्य चित आनंद, अस्तित्व ज्ञान आनंद परम। सत्य चित आनंद ही मनुष्य का आंतरिक स्वभाव है और इस प्रकार आत्मा अपनी मूल प्रकृति में शाश्वत रूप से स्वतंत्र और दिव्य है। सभी अभिव्यक्तियां केवल उसकी विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति मात्र हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि स्वामी जी ने तर्कसंगत धर्म का ऐसा अनुपम प्रस्तुतिकरण किया जो उनके अनुसार यूरोप की मुक्ति के लिए आवश्यक था। स्वामी जी की असाधारण प्रतिभा उन्हें सक्षम बनाती थी कि वे महान दार्शनिक सत्य को अद्भुत गहराई और काव्यात्मक भाषा में प्रस्तुत कर सके। उन्होंने अद्वैत के ऊंचे सिद्धांतों को इस तरह प्रस्तुत किया कि वे मानवीय आकांक्षाओं से समृद्ध भूमि और उत्तम भावनाओं से महकते हुए प्रतीत होते। उनके सभी व्याख्यान बिना किसी तैयारी के तुरंत और सहज रूप से दिए जाते थे। उनके व्यक्तित्व की जबरदस्त शक्ति उनके शब्दों के पीछे इतनी प्रभावशाली होती थी कि उनका हर शब्द श्रोताओं पर बिजली की तरह गिरता था। माया पर दिए गए एक व्याख्यान में वे भावावेश की ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच गए कि श्रोता स्वयं को भूलकर ऐसा अनुभव करने लगे मानो वे उच्चतम चेतना में विलीन हो गए हों। श्रोताओं ने माना कि ऐसे क्षणों में एक शिक्षक केवल बोले गए शब्द के माध्यम से अपने अनुभव की अनुभूति का संचार कर सकता है। 24 अक्टूबर को मिस मैरी फिलिप्स को लिखे एक पत्र में जे गुडविन ने लिखा, स्वामी जी इस समय लंदन में शानदार व्याख्यान दे रहे हैं। विश्राम के बाद उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। समय बीतने के साथ यह सुधार और स्थायी होता गया। लगभग 1 महीने बाद गुडविन ने श्रीमती बुल को जानकारी दी, स्वामी जी के व्याख्यान हर बार बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। बुधवार की शाम का उनका व्याख्यान वेदांत के समर्थन में बिल्कुल नए दृष्टिकोण से दिया गया था, जिसे उन्होंने हाल ही में सोचा है। यह वास्तव में अद्वितीय था। यह संदर्भ 18 नवंबर को दिए गए
प्रायोगिक वेदांत श्रृंखला के अंतिम व्याख्यान से संबंधित था। गुडविन ने आगे लिखा, पहला, थियोलॉजिकल रिलीजियन। इसको हर बार सबसे कठिन झटके विज्ञान से मिले हैं, लेकिन वेदांत के माध्यम से समझाया गया धर्म और विज्ञान का एक संयोजन है। इस दृष्टिकोण से धर्म विज्ञान का पर्याय बन जाता है और उसे उन सीमाओं तक ले जाता है जहां भौतिक या बाहरी आधार पर आधारित विज्ञान कभी पहुंच नहीं सकता। दूसरा, व्यक्तिगत ईश्वर, पर्सनल गॉड का विचार अपने आप में और अपने बल पर तर्कहीन है, लेकिन जब इसे वेदांत के माध्यम से निर्गुण ईश्वर की सर्वोच्च अवधारणा के रूप में समझाया जाता है तो यह तर्कसंगत और वैज्ञानिक दोनों हो जाता है। तीसरा, वेदांत के माध्यम से धर्म वैज्ञानिक बनता है क्योंकि इसे स्वयं से बाहरी दृष्टिकोण से नहीं समझाया जाता है। सरल शब्दों में किसी भी वस्तु की प्रकृति केवल उसकी अपनी प्रकृति से समझाई जा सकती है। विक्टोरिया स्ट्रीट पर अपने नियमित व्याख्यानों के अलावा स्वामी जी को निजी ड्राइंग रूम, प्रतिष्ठित क्लबों और लंदन और ऑक्सफोर्ड में अन्य चुनिंदा समूहों में भी बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। जैसा कि उन्होंने वर्ष के पहले किया था, उन्होंने विभिन्न बौद्धिक संगठनों के समक्ष भाषण दिए। उदाहरण के लिए 20 अक्टूबर को उन्होंने लंदन के सेसमी क्लब में भाषण दिया, जिसके कुछ सदस्य उनके उत्साही अनुयायी बन गए। नवंबर के 4 रविवारों और दिसंबर के पहले रविवार को स्वामी जी ने वेस्ट क्रॉयडन के यूनिटेरियन चर्च में उनके प्रसिद्ध मंत्री रेवरेंड जॉन पेज हॉप्स के निमंत्रण पर व्याख्यान दिया। इसके अलावा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, उन्होंने नियमित रूप से सोमवार को विंबलडन में कक्षाएं आयोजित की। स्वामी जी ने अपने लंदन प्रवास के दौरान कई विद्वानों और प्रबुद्ध व्यक्तियों से मुलाकात की, जिनकी शिक्षाएं और विचार उनके गहरे प्रभाव में थे। उनमें से एक थे फ्रेडरिक W.H. मायर्स, जो मनोविज्ञान पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक, सोसाइटी फॉर साइक्लिकल रिसर्च के संस्थापकों में से एक थे। इसी तरह उन्होंने प्रसिद्ध गैर अनुरूपतावादी मंत्री मॉन्क्यूर डी कॉनवे, सकारात्मकतावादी और शांति समर्थक डॉक्टर स्टेंटन कॉइट, रेवरेंड चार्ल्स वाइसी और एडवर्ड कारपेंटर, जो टुवार्ड्स डेमोक्रेसी के लेखक थे, उनसे भी संपर्क किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कैनन ह्यू आर हॉवेस जैसे प्रतिष्ठित पादरियों और चर्च ऑफ इंग्लैंड के उच्चाधिकारियों पर भी गहरी छाप छोड़ी। रेवरेंड मिस्टर हॉविस और मॉन्क्यूर डी कॉनवे जैसे जाने माने गैर अनुरूपतावादी पादरी स्वामी जी की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित हुए। 8 अक्टूबर 1896 को उन्होंने श्रीमती बुल को लिखा, यहां इंग्लैंड में परिस्थितियां बहुत अनुकूल हो रही हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है। यह काम न केवल लोकप्रिय है बल्कि सम्मानजनक भी है। उनकी शिक्षाओं को सबसे पारंपरिक लोगों ने भी सराहा। उदाहरण के लिए उन्होंने कैनन बेसिल विल्बरफोर्स के साथ मित्रता की, जिन्होंने पहले भी स्वामी जी का अपने वेस्टमिंस्टर स्थित निवास में बड़े स्नेह से स्वागत किया था। कैनन विल्बरफोर्स वेदांत दर्शन के एक गंभीर छात्र बन गए और उन्होंने स्वामी जी के साथ कई गंभीर चर्चाएं की। स्वामी जी ने कई बार एंग्लिकन चर्च की प्रार्थना सभाओं में भाग लिया, जहां उन्होंने ऐसे प्रवचनों को सुना जिनमें उन विचारों की झलक थी जो स्वामी जी स्वयं अपने शिक्षण में प्रचारित करते थे। उन्होंने अन्य विषयों पर भी व्याख्यान सुने जो उनके लिए रुचिकर थे। उदाहरण के लिए 11 नवंबर 1896 को
जे गुडविन द्वारा श्रीमती बुल को लिखे एक पत्र से पता चलता है कि स्वामी जी ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में ताओ पर एक व्याख्यान सुना। गुडविन ने उन्हें बताया था कि ताओवाद वेदांत का एक शाखा रूप है। इस पर स्वामी जी ने कहा, स्पष्ट प्रमाण है कि वेदांत ने बुद्ध के आगमन से बहुत पहले अपना प्रचार किया था। इस प्रकार स्वामी जी ने लंदन में अपने प्रवास के दौरान न केवल वेदांत के संदेश का प्रचार किया, बल्कि अन्य सभ्यताओं और दार्शनिक विचारों के साथ इसके संबंधों को भी गहराई से समझा और सराहा। इस समय स्वामी विवेकानंद की लंबे समय से संजोई हुई इच्छा लेखन फिर से प्रबल होती जा रही थी। अक्टूबर 1896 में उन्होंने अलसिंगा को लिखते हुए कहा, मैं अभी वेदांत दर्शन पर कुछ बड़ा लिखने में व्यस्त हूं। अमेरिका से भारत में संस्कृत ग्रंथों के लिए लिखने की तरह अब वे वेदांत के त्रिविध पक्षों से संबंधित विभिन्न वेदों के अंश मंगाने का अनुरोध कर रहे थे। उन्होंने इस पत्र में लिखा, यह बहुत खेदजनक होगा यदि मैं पश्चिम को छोड़ने से पहले इस दर्शन को पुस्तक के रूप में नहीं छोड़ पाऊं। हालांकि पश्चिम छोड़ने से पहले स्वामी जी अपने दर्शन को पुस्तक के रूप में व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि उनकी प्रकाशित व्याख्यान श्रृंखला और कक्षा के पाठों की भारी मांग थी। विशेष रूप से उनकी पुस्तक राजयोग के पहले संस्करण की प्रतियां अक्टूबर में समाप्त हो गई थी। जब नवंबर में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ तब भी सैकड़ों प्रतियों के ऑर्डर लंबित थे, लेकिन हिंदू दर्शन पर पुस्तकें लिखने का विचार कभी उनके मन से गया नहीं। यहां तक कि जनवरी 1901 में जब वे मायावती गए, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेकर अपने शेष जीवन को पुस्तकों के लेखन में समर्पित करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस कार्य के लिए मायावती से उपयुक्त स्थान मैं और कहीं नहीं सोच सकता। इतना व्यस्त होने के बावजूद स्वामी जी ने भारत में चल रहे अपने कार्यों पर भी ध्यान दिया। अप्रैल 1896 में इंग्लैंड पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने स्वामी रामकृष्णानंद को एक लंबा पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने अपने सभी भाई शिष्यों को आलम बाजार मठ को संगठित रूप से संचालित करने के लिए अनेक निर्देश दिए। स्वामी शारदानंद, जो हाल ही में भारत से आए थे, मठ की जानकारी लेकर पहुंचे थे। संभवतः स्वामी जी को यह महसूस हुआ कि भारतीय कार्य पारंपरिक तरीके से चल रहा था, जिसे युग की भावना के अनुसार अधिक व्यावहारिक दिशा देने की आवश्यकता थी। 27 अप्रैल 1896 को लिखे पत्र में उन्होंने प्रारंभ में लिखा, स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों के नाम एक प्रेरणादायक पत्र में लिखा, मैं यह लेखन आप सभी के लिए कर रहा हूं। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आपके कल्याण के लिए और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए है जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया था। उन्होंने मुझे आप सभी की जिम्मेदारी सौंपी है और आप सभी इस संसार के महान कल्याण में योगदान देंगे। भले ही आप में से अधिकतर अभी इस बात से अनजान हो, यही विशेष कारण है कि मैं लिख रहा हूं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि आप सबके बीच ईर्ष्या या अहंकार की भावना उत्पन्न हो। उन्होंने समझाया, क्या वे लोग जो आपस में एकजुट होकर नहीं रह सकते, वे दुनिया में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं? निस्संदेह नियमों से बंधे रहना एक बुराई है, लेकिन अपरिपक्व अवस्था में नियमों से निर्देशित होना आवश्यक है।
जैसे गुरुजी कहा करते थे कि पौधे को सुरक्षा देने के लिए चारों ओर बाड़ लगानी पड़ती है। स्वामी जी ने आलस्य और गपसप जैसी प्रवृत्तियों को अनुशासनहीनता का कारण बताया और सुझाव दिया, यदि आप मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे तो आप निश्चित रूप से उन्नति करेंगे, लेकिन यदि नहीं तो हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। अध्ययन, ज्ञान और शिक्षण के लिए प्रचार, वेदांत के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए धार्मिक साधना, आध्यात्मिक अनुशासन और साधना के लिए। फिर उन्होंने सामान्य निर्देश और मठ के पदाधिकारियों के बारे में दिशा निर्देश दिए। महिलाओं के लिए एक अलग मठ की स्थापना की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने लिखा, यदि आप मेरी बातों को मानना उचित समझते हैं और इन नियमों का पालन करते हैं तो मैं आवश्यक धनराशि प्रदान करूंगा। कृपया इस पत्र को गौड़ी मां, योगिन मां और अन्य महिलाओं को दिखाएं और उनके माध्यम से एक महिला मठ की स्थापना करें। वहां 1 वर्ष के लिए गौड़ी मां को अध्यक्ष बनाएं, लेकिन आप में से कोई भी उस स्थान पर जाने की अनुमति नहीं रखेगा। वे अपने कार्य खुद संभालेंगी और आपको उनके काम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। उस कार्य के लिए भी मैं सभी आवश्यक खर्चों की व्यवस्था करूंगा। जय स्वामी विवेकानंद।